अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक दफ़ा फिर सिंध-तास मुआहदे का जिक्र किया और कहा कि 1960 का जो सिंध-तास का मुआहदा था वो गैर मुनसिफाना और यकतरफा था, क्योंकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर के बकौल उसकी वजह से भारत के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और उनका ये कहना है कि अब ये जो सिंध-तास मुआहदा है या जो उनके बकौल भारत के हिस्से का पानी है वो दुश्मन को नहीं दिया जाएगा। 2 घंटे की उन्होंने तकरीर की, पाकिस्तान का एक मरतबा भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बेशतर हिस्सा उनकी जो तकरीर का था वो पाकिस्तान से ही मुताल्लिक था। अब उनकी ये जो स्टेटमेंट है एक ऐसे मौके पर आई है जब 8 अगस्त को हेग बेस्ड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनका एक अहम जो रूलिंग है वो सामने आई है 8 अगस्त को, और जो उसकी तफसीलात हैं वो इसी हफ्ते के आगाज़ में सामने आई थी, जिसमें इन नटशल ये कहा गया है कि भारत को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि जिन दरियाओं के पानी के ऊपर पाकिस्तान का हक है उसको किसी भी तरह से वो रोके। इसकी और भी फाइंडिंग्स हैं, उस पर भी बात करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली गिवन के जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उससे पहले ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके फैसले के ऊपर जो रद्द अमल है भारत की वजारत खारजा का, वो क्लियरली इस वक्त इस मूड में है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत भी नहीं करनी और सिंध-तास मुआहदे से मुतालिक भी अपने रवैये में तब्दीली नहीं करनी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ऐसे मौके के ऊपर आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इवन मकबूजा कश्मीर भारत में, वहाँ पर भी जो सैलाबों ने तबाही मचाई है, क्लाउड बस्ट हो, और कहा यह जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना की वजह से है। तो एक ऐसे मौके के ऊपर एक ऐसा मुल्क जो ताउन नहीं करना चाहता, सिंध-तास मुआहदा जो एक ऐसा मुआहदा था जिसने जंगें और तमाम जो क्राइसिस को भी सर्वाइव किया, तो फ्यूचर रियली लुक्स ब्लीक, क्योंकि एक मौके के ऊपर आपको पता है ये क्लाइमेट चेंज वाला जो मामला है इसमें तमाम जो रीजन के कंट्रीज है, तमाम दुनिया को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन भारत का रवैया हमारे सामने है। कामरान, जो भारत का रवैया है वो वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। दुनिया कुछ भी कहे, आलमी अदालतें कुछ भी कहें, जो इनकी अपनी भारत की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, बायलैटरल कमिटमेंट्स हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है जो कि इलीगल अनजस्टिफाइड स्टांस है अप्रैल से लेके अब तक, कि पाकिस्तान का जो पानी है उसको वो रोकेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो जजमेंट है ये वो बड़ी तफसील से इस सारी चीज को रीट्रेट करती है जो ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, और जो 65 साल का अरसा गुजरा है उस ट्रीटी ने उसको सर्वाइव किया है। आप 1965 की जंग, 1971 की जंग, फिर कारगिल वॉर, उसके बाद जो बाकी मामला दोनों ममालिक के दरमियान स्टैंड ऑफ रहा बॉर्डर्स के ऊपर अर्ली 2000 में, तो इन सारी चीजों के बावजूद ट्रीटी की अपनी जो वैल्यू थी। और दूसरी जो बात इसकी डिटेल्स है वो तो डिस्कस करेंगे। जो असल जो चीज़ है, जो थ्रेट है, आज से 4-5 साल पहले अगर कोई कहता था क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं उसकी वजह से फसलों का नुकसान होगा, शहर के शहर बह जाएंगे, क्लाउड बर्स्ट का किसी को शायद नाम नहीं पता होता था, वो चीज़ें आज एक रियलिटी बन के सामने आ रही है। उसका जो शिकार है सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया के और ममालिक भी है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा उसका एक शिकार हो रहा है और हम इस वक्त विक्टिम है। और इस सारी सूरत हाल में बजाय कि दोनों ममालिक एक दूसरे से कोऑपरेट करते, बड़े बड़े डैम्स जो है वो पाकिस्तान बनाता, अपने दूसरी चीज़ों में एक दूसरे को फ्लड की अर्ली वार्निंग दी जाती है, हम यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और भारत इसमें वाज़ेह कसूरवार है। आज की आपने सैलाब की बात की, बारिशों की बात की, मोर देन 150 जो डेथ्स हैं वो इनिशियली रिपोर्ट हुई हैं। BBC उर्दू 200 के करीब डेथ्स रिपोर्ट कर रहा है। मेजर जो एरियाज है खैबर पख्तूनख्वा के वो इफेक्ट हुए हैं, वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन पे था वो गिर के तबाह हुआ है, तो तबाही है वो दोनों तरफ है। और गिवन के आमतौर पर क्योंकि अब 15 अगस्त है तो जो मानसून का जो सीज़न है आमतौर पर ख़त्म हो जाता है, इस दफ़ा गैर मामूली बारिशें हमने देखी हैं मानसून में देखने को मिली। फिर उसमें इवन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि पोस्ट सोसाइटीज़ के अंदर जिसमें तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि फ्लैश फ्लड्स आएंगे, और अब ये हो रहा है कि इवन सीज़न ख़त्म भी हो गया है और अचानक से, और जो क्लाउड बस्ट है आप इसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि एक कम एरिया के अंदर अचानक से इतनी बारिश हो जाए कि फिर जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी आ जाए। बुनेर में सबसे ज़्यादा तबाही मची है, पूरा एक गाँव जो है, मैं किसी से बात कर रहा था वहाँ पर जो लोकल नुमाइंदे हैं वो सैलाब की नज़र हो गया। और अभी ये हम क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, तो प्रोबेबली खदशा यही है कि इन हालातों में इजाफा हो सकता है। और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ यहाँ तक, भारत के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर में भी इसी तरह का
पिछले 24 घंटों में क्लाउड बस्ट हुआ, वहाँ पर कई जो इलाके हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं, वहाँ पे भी टूरिस्ट वगैरह और कई जो मकामी लोग हैं वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, पाकिस्तान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि जो भारत का रवैया है वो कोई अच्छा नहीं है। और अब तो जो अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आप छोड़ भी दें, देखें दो फरीकैन होते हैं, मैं कहूँगा कि मैं सही कह रहा हूँ, जो दूसरा फरीक है वो कहता है जी कि मेरी बात में वजन है, तो जो तीसरा एक न्यूट्रल व्यू होता है वो शायद ज़्यादा माने रखता है। तो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं है, और ये जो अभी एक अवार्ड दिया गया है जो पाकिस्तान को, तो उसमें बड़ा क्लियर है आई थिंक कि पाकिस्तान के हक में वो फैसला आया है। और हक में क्या फैसला है, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी बेसिकली उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन की है जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई। कामरान, इसी साल जून में एक उन्होंने रूलिंग दी थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ने जो सवाल रेज किया था कि क्या भारत जो है इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर सकता है, तो उसके उनकी जो रूलिंग आई थी उसमें ये बड़ा वाज़ेह था कि भारत जो है इस ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। अब ये जो इसी हफ्ते जो उनका फैसला है, ये अवार्ड है, और जो अवार्ड होता है चाहे वो जो उसका जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का है उसका हो या न्यूट्रल एक्सपर्ट का हो, वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। भारत जो मर्जी कहे कि वो मैं नहीं मानता, वो अप्रोच अपनी जगह पे, इसकी क्या लीगल इंप्लीकेशंस हो सकती है भारत के लिए, वो तो उस पर बाद में बात करेंगे जब हमें इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम में। बट इसकी जो बॉटम लाइन थोड़ा सा अगर केस का बैकग्राउंड, अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने आज से एग्जैक्टली 9 साल पहले कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने ये मामला रखा था। 2 सवालात पाकिस्तान ने उठाए थे। उनकी जो रिक्वेस्ट थी, नंबर 1 कि क्या जो पानी का फ्लो है जो वेस्टर्न रिवर्स का जो मगरबी दरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक है अंडर द सिंध ताश मुआहिदा, तो क्या उसका पानी रोक सकता है भारत, उस एक ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि जो 2 रन ऑफ द रिवर जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे बिजली के, भारत ने रत्तल और किशन गंगा डैम, इनके हवाले से पाकिस्तान को उसके डिजाइन के ऊपर सीरियस इख्तलाफात थे। ये सवाल था, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने था। उसका जो पहला सवाल था उसका जवाब यह है कि भारत पाकिस्तान का जो पानी है उसको नहीं रोक सकता। अब जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भारत के पास किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ये रूलिंग है जो कि उनके ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। जो फैसला आया है उसके अगर आप 4-5 जो मेजर पॉइंट्स हैं जो डिजाइन के हवाले से थे, और ये अगेन कामरान ये उसकी इंटरप्रिटेशन उसी ट्रीटी की है। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, आलमी सालसी अदालत ने जो ये फैसला दिया है, ये उस ट्रीटी के अंदर रहते हुए, इसका मतलब उसकी ट्रीटी की जो इफेक्टिवनेस है, भारत जो भी कुछ कहता रहे, वो दुनिया की नजर में वो ट्रीटी जो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है और उसकी वैलिडिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। 4-5 जो बड़ी चीजें थी इसके अंदर, डिजाइन का जो उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं अगर वहां पे कोई डैम बनाता है भारत, क्योंकि कुछ इस ट्रीटी के अंदर एक्सेप्शंस भी दी हैं। अगर जो मगरबी दरियाओं का पानी है उसका भारत कुछ लिमिटेड यूज कर सकता है, बट वो लिमिटेड यूज हो सकता है। इसमें इस फैसले के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जो एक्सेप्शंस है वो भारत की जो ख्वाहिशात और बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको गाइड नहीं कर सकती। एक्सेप्शन जो है पानी के इस्तेमाल की, उसको भी इंडस बेसिन ट्रीटी ही गाइड करेगी। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट है कि डिजाइन की जो रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिख दिया कि जो उसका फिर दूसरी पॉइंट है उसका लो लेवल आउटपुट कितना होना चाहिए। अगर कोई वहां पे कोई एक्सेप्शन में कोई वहां पे पानी यूजेस होता है तो उसके हवाले से क्या होना चाहिए, उसका उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिख दिया कि जो बिलो डेड स्टोरेज लेवल है उससे ऊपर आउटलेट नहीं हो सकता, मतलब पानी इफेक्टिवली नहीं रोक सकता भारत किसी भी सूरत में। और इसका जो मिनिमम पॉसिबल साइज होगा, मिनिमम पॉसिबल साइज वो होगा। फिर गेटेड जो स्पिलवेज बनाए जाते हैं उसमें उसका एक सवाल था, उसके ऊपर जो ये रूलिंग है बड़ी क्लियर है। ये जो अवार्ड है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोशिश करें कि जो अनगेटेड स्पिलवेज हों, गेट लगाए ही नहीं, अगर लगाने पड़े तो जो प्रोहिबिटेड उसका जो मिनिमम साइज है उसके ऊपर आप आएंगे, और उसका जो एक स्ट्रक्चर होगा जो क्रेस्ट होगी उसके नीचे वाले लेवल से, मतलब अगेन यू कांट स्टॉप द वाटर। जो उसके अंदर वर्डिंग है कि क्रेस्ट ऑफ द डैम स्ट्रक्चर जो है इसके नीचे ये जो है ये कोई भी जो आउटलेट है वो होना चाहिए। देन टरबाइन जो है उसकी इनटेक कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइंस अपनी बड़े वाज़ेह कर दी हैं जो कि बाइंडिंग है। पॉन्डेज का क्या साइज होना चाहिए अगर स्टोरेज के पर्पसेस के लिए, उसके लिए उन्होंने एक मिनिमम जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि जो गुज़श्ता 7 दिनों के पानी का जो बहाव होगा
ठीक है, उसकी बेस के ऊपर उसमें भी उन्होंने वीकली और डेली एवरेजेस लगाई हैं कि कहीं पानी फॉर एग्जांपल अगर सैलाब के दिन है जैसे आजकल है तो 7 दिनों में पानी का बेतहाशा बहाव है जो कि ईयर एवरेज को वो नहीं करता जस्टिफाई, तो इसलिए उसके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। फिर उसके और बहुत सारे जो उसको फ्री बैंड कितना होगा, तो ये अगर इस ट्रीटी को डिटेल में कामरान पढ़ा जाए, इट टेल्स एवरीथिंग व्हाट इंडिया कैन डू और व्हाट इंडिया कैन नॉट डू। उसमें आई थिंक बड़ा क्लियरली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत इन्होंने कोई अपने से कोई फैसला नहीं दिया, उसकी जो तमाम जो अग्रीमेंट्स की शिकें हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है। एंड बीइंग अ लॉयर रापेरियन उन्होंने बड़ा क्लियरली यहाँ पर कहा है कि जो पाकिस्तान का जो राइट है जिन दरियाओं के ऊपर उसको किसी भी सूरत जो है वो वायलेट नहीं किया जा सकता। तो इन नटशेल जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको यहाँ पर माना गया। बट जो दूसरा जो सवाल था आई थिंक उस पर उन्होंने वाजे किया है कि हैविंग सेड दिस, जो किशन गंगा और जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो मुतनाज़ा है, जो पाकिस्तान इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया था, उस पर अभी तक उन्होंने कोई रूलिंग नहीं दी और उस पर उन्होंने कहा है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर कोई फैसला देंगी। इसमें इंपॉर्टेंट कि जो आपने जिक्र किया कि भारत जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को नहीं मानता, वो कहता है कि उसके जो फैसले हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और यही मौक़िफ़ उन्होंने जून में जब पहली दफ़ा रूलिंग आई थी सस्पेंशन से मुतालिक, उस पर उन्होंने यही बात की थी और अब भी उनका जो रद्द अमल है वो यही उनका सामने आया। बट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने वाजे किया है कि इर्रिस्पेक्टिव के इसमें जो कोई फरीक मानता है या नहीं मानता, जो हमारा फैसला है वो बाइंडिंग है। और बेशक भारत ने इन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन टाइम टू टाइम जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती रही उनको इन्फॉर्म किया जाता रहा इससे मुतालिक। और अभी भी उन्होंने कहा है कि ये फोरम ओपन है भारत के लिए, अगर वो इन प्रोसीडिंग्स में शामिल होना चाहता है तो वो बिल्कुल शामिल हो सकता है और इसका हिस्सा बन सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके मौक़िफ़ की तायद हुई है। बट द की क्वेश्चन रिमेन्स के इस वक्त दुनिया जो इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर है वो इस तरह के जो तमाम आपको सिस्टम नज़र आते थे वो धरे के धरे रह गए हैं जो ट्रंप के आने के बाद, और जो ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब है तो उसमें फिर मुझे लगता है कि भारत को ये लगता है कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फैसला देती है, हम नहीं मानेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी फिर बहुत सारी इसकी आपके पास जो कंट्रीज होती हैं उनके पास चॉइसेस होती हैं ना। चीन और पाकिस्तान अलाए हैं, इत्तेहादी हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो फिर इंडिया का पानी चीन भी रोक सकता है। और इस हवाले से जब ये सारा एक झगड़ा चल रहा था, आपको पता है चाइनीज जो है उनकी गवर्नमेंट डायरेक्टली बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं करती, अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू वो बात करते हैं। और उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह बता दिया था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर भारत का भी पानी रोकेगा। ये बात भी ठीक है कि उन्होंने जो आर्बिट्रेशन वाली जो थी इसकी क्लॉज को नहीं माना, हालांकि जो इंडस बेसिन ट्रीटी में दोनों ऑप्शंस हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट की भी है और आर्बिट्रेशन वाली भी है। अब उन्होंने इंडिया जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ गया, पाकिस्तान पहले अप्रोच कर चुका था अगस्त 2016 में, इंडिया उसके बाद गया। अब इसमें एक गलती वर्ल्ड बैंक की भी है, क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसको मॉडरेट जो कर रहा है इसकी इंप्लीमेंटेशन को वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए कोड ऑफ आर्बिट्रेशन भी बैठा दी और न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी बैठा दिया। तो ये वर्ल्ड बैंक की एक गलती इस हवाले से थी। और 2016 से लेकर 2023 तक ये मामला इसी वजह से रुका भी रहा। 2023 में फिर उन्होंने भारत के पार्टिसिपेशन के उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसीडिंग्स को जारी रखेंगे, वो भी फिर पाकिस्तान के हक में था, क्योंकि भारत का तो ये मौक़िफ़ था कि इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन 2023 में जब उन्होंने स्टे लिफ्ट किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद ही ये रूल किया कि भारत इसमें शामिल हो या पाकिस्तान ना शामिल हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपना काम जारी रखेगी। एग्जैक्टली और यही चीज़ है। अब हमारा मामला तो ये एक डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सवाल वहीं पे खड़ा आके हो जाता है कि रूलिंग तो आ गई, अवार्ड तो पाकिस्तान के हक में आ गया। भारत अगर अपनी जो हद दरमी पे कायम रहता है तो पाकिस्तान के पास क्या लीगल ऑप्शंस होंगे इंटरनेशनल लॉ के तहत, इसके ऊपर बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग आई है और क्लियरली पाकिस्तान के हक में फैसला दिया गया। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट मौजूद हैं, अहमर बिलाल सूफी साहब। ये केयर टेकर गवर्नमेंट में पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला मैं आपका यही रिएक्शन जानना चाहूँगा, 2016 में पाकिस्तान पहली मरतबा गया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, 2 सवाल पाकिस्तान ने रेज किए थे। अब इतने तवील अरसे के बाद ये फैसला आया और एक ऐसे मौके पर आया है जब सिंध तास मुआहदे से मुतालिक ऑलरेडी भारत ने उसको मुअत्तल कर रखा है। और आज भी भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने इस सिंध तास मुआहदे को यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दिया है। इस तनाजुर में आप इस रूलिंग को किस तरीके से देख रहे हैं और कितना बड़ा एडवांटेज इस वक्त पाकिस्तान को मिला है?
देखिए, नॉर्मली पाकिस्तान की पोजीशन के लिए बहुत बड़ी तायद है, और ख़ास तौर पे ये तायद जो है इसको आप एक लीगल व्यू, बड़ा स्ट्रांगली वेल आर्ग्यूड है, और वो जुडिशियल फाइंडिंग है, और दुनिया के एक बहुत ही मोहतरम कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये एक अवार्ड है। सो इस हवाले से ये अवार्ड मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो इंटरप्रिटेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की, उसकी तायद भरपूर तरीके से करता है। 300 प्लस सफ़ात पर मबनी बड़ा तफसीली ये फैसला है, और इसमें उन्होंने यही होल्ड किया है कि लेट फ्लो का जो प्रिंसिपल है कि आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते उस पानी को जो पाकिस्तान की जानिब बतौर लो राइपेरियन उसको रिसीव हो रहा है, चाहे किसी भी नौयत का आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ बनाएं। और साथ साथ जो अभी इनका बयान आया है, ये अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी हैज मूव टू इट्स डिसएडवांटेज बाय रिलिंग्विशिंग इट्स राइट ओवर इट्स 3 रिवर्स। यानी आज से 70 साल पहले 1960 में बाहमी एग्रीमेंट के बाद वर्ल्ड बैंक की शमूलियत के साथ ये फैसला हुआ कि ये 3 दरियाओं का बंटवारा हिंदुस्तान के पास जाएगा, 3 पाकिस्तान के पास आएंगे। तो पाकिस्तान ने अपने आप को टू इट्स एडवांटेज एग्री किया मूव करने का, ऑन द प्रीटेक्स्ट, ऑन द एश्योरेंस कि 3 दरियाओं का जो रिमेनिंग पानी है वो बिल्कुल अनऑब्स्ट्रक्टेड तरीके से पाकिस्तान के लोगों को मिलता रहेगा फॉर एवर, इनडेफिनेटली। इसकी कोई म्याद ट्रीटी की नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पर 3 दरिया उनको दिए। आज जब वो ये कहते हैं कि गैर मुनसिफाना है, तो ये बात जो है ये उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की निशानदेही है। और मुझे भी लगता है कि इट इज अ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिस्पॉन्स एंड द नेगेटिव रिस्पॉन्स जो इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स गैर जिम्मेदाराना हरकत जो वो कनाडा में, यूएस में, पाकिस्तान के अंदर नॉन इंटरफेरेंस की प्रिंसिपल्स की वायलेशन करता चला आ रहा है। तो ये अवार्ड पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करता है। बैनुल अक़वामी कानून के हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशंस मुख्तलिफ कैपिटल्स में लेनी पड़ती है पाकिस्तान को, उसकी तायद में ये बहुत मौसर एक आर्गूमेंट, एक वैलिड डिग्री जिसे आप कह लें, वो अवेलेबल हो गई है। अहमद साहब, एक चीज जरा क्लैरिफाई कीजिएगा कि पाकिस्तान ने 2 सवालात उठाए थे मेजर, बाकी और भी चीजें थी। एक तो ये कि पानी का बहाव भारत नहीं रोक सकता, उसका जवाब आ गया। दूसरा जो उसके डिजाइन और जो स्ट्रक्चर था रतले का और किशन गंगा का, उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने क्वेश्चन रेज किए थे, एक प्ली ली थी। इसके ऊपर जजमेंट में जिक्र है इसका कि इसके ऊपर हतमी फैसला आ गया है या ये फैसला आना बाकी है? जी, पाकिस्तान जी उसमें तकरीबन आ गया है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि एनेक्स्चर जी के हिसाब से जो ड्राइंग्स की स्पेसिफिकेशन थी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स की, वही फॉलो की जाएंगी, वो प्रीवेल करेंगी। अब जो मौजूदा जो इंडिया का मौक़िफ़ था, जिस नौयत की ड्राइंग्स, जिस नौयत के स्ट्रक्चरल चेंजेस वो चाह रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टेन डेवलपमेंट्स पोस्ट दी इंडस वाटर ट्रीटी, उसको मुस्तरद किया है इस अवार्ड में, इस जजमेंट में, आफ्टर एनालिसिस ऑफ द एंटायर इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरप्रिटेशन, और जो भी मटेरियल उनके सामने आया उसकी रोशनी में। सो इन अदर वर्ड्स ये कहा गया है कि इंडिया ने अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोई बनाना है तो पाकिस्तान के लिए जो पानी है उसके फ्लो को रोका नहीं जाएगा, और साथ साथ ही एनेक्स्चर जी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही बनेगा। लेकिन एक चीज जहन में रखिए, जो बात दरमियान में उठी थी कि नेगोशिएशन की, या इसको नेगोशिएट या अमेंड किया जाए, अगर अमेंडमेंट की जानिब बात जाती है तो मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान को ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि हमें जो आपने 6 महीने के से पहले ड्राइंग्स देने का पाबंदी IWT में, इंडस वाटर ट्रीटी में है, वो 3 साल होनी चाहिए। यानी जब 3 साल जब आप फैसला करें आपने किसी जगह पॉन्डेज या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है, तो 3 साल पहले आप हमें मतला करें कि क्यों आपकी ये जरूरत है, क्यों आपको वैली में इस नौयत की कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिक्वायरमेंट है या इसकी आड़ में आप पॉन्डेज कैपेसिटी। साहब, यहाँ पर कथा कलामी हो रही है। ये तो आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, जब दोनों मुल्कों के दरमियान हालात मामूल पर हों और म्यूचुअली रिस्पेक्ट हो, उस सूरत में तो नेगोशिएशंस आएंगी ना। यहाँ पर तो सबसे आम सवाल ये है कि पहले तो भारत वापस आए सिंतास मुआहदे के ऊपर। अब जो आपने शुरू में कहा कि ये जी बड़ी मोहतरम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, लेकिन इस मोहतरम कोर्ट को भारत क्या कहता है कि हम तो इस अदालत को मानते ही नहीं है, और इसलिए इसका जो फैसला है कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब एक फरीक एक अदालत को
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर उसकी क्या रेमेडी है? जी, उसकी रेमेडी ये है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक कैंपेन के साथ साथ इस जुडिशियल फाइंडिंग को भी लेकर साथ चले, ताकि वो जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और इंडिया के अगेंस्ट, उसकी मजीद तायद हो और वो प्रेशर फिर रिवर्स में बिल्डअप होता है। और जो कांग्रेस जो चीज़ें रेज कर रही है उससे इंडिया के लोगों को भी आगाही होती जा रही है कि कैसे मोदी हुकूमत और उनकी जो सेलेक्टिव लोगों की लीडरशिप है वो इंडिया को एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल ट्रैक के ऊपर लेके चली गई है। और ये कहना कि हम इस कोर्ट को नहीं मानते, हम इस जजमेंट को नहीं मानते, हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं जो पहले किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं दी। ममालिक ये जरूर कहते हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी ये है, उसके बाद अपना मौकफ की वजाहत करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया बांगे दोहल ये कह रहा है कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता, इसको होल्ड इन अबेंस कर रहा हूँ, इस फैसले को नहीं मानता जो इस मोहतरम कोर्ट का है। तो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान को अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए मुख्तलिफ ग्लोबल फोरम्स में, जिसमें खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का फोरम है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम है, और अलावा अजीज यूरोपियन यूनियन का जो अपना सेक्रेटेरिएट ब्रसल्स में है, उनके जो लीगल डिविजन्स हैं वाशिंगटन डीसी में, लंदन में, और जो अहम कैपिटल्स हैं दुनिया में, वहाँ आई एम श्योर पाकिस्तान के सफारतकार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है, चूंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया एक बहुत मोहतरम कोर्ट का है, इसको एनालाइज करके और इसकी जो तायद है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद सिग्निफिकेंस रखेगी। तो यही मैं समझता हूँ कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्डअप इंडिया के अंदर होगा कि हम ऐसी इररिस्पॉन्सिबल हरकत क्यों कर रहे हैं जिससे हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग इज टेकिंग अ बिग हिट। अहमद साहब, मैं इससे पहले कि शहबाज पूछे, मैं सिर्फ वजाहत सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल हमारे पास एक पॉलिटिकली और मॉरली और लीगली बड़ा स्ट्रांग व्यू आ गया है। मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाहता था कि जब कोई भी फरीक जो है इस तरह की जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके फैसले को नहीं मानता, तो कोई लीगल कोर्स भी है? आपने यूएन का हवाला दिया, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाकर भारत को सैंक्शन भी किया जा सकता है? कोई इस तरह की प्रोविजन मौजूद है या सिर्फ हम डिप्लोमेसी के जरिए या सिर्फ प्रेशर ही बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में डिप्लोमेसी का फ्रेमवर्क इस्तेमाल ज्यादा होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके स्टैच्यू में ये लिखा हुआ है कि अगर इन दी इवेंट कोई मुल्क उसको ना माने तो फिर मामले को रेफर किया जा सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी तरह कुछ और फोरम्स हैं, जिस तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्टैच्यू है कि वहां कोई फैसला बोर्ड का ना माने तो मामले को रेफर किया जा सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तनाजुर में ईरान का जो अटैक था उस पर जो एक ऑब्जेक्शन था बड़ा सीरियस ग्लोबल इंटरनेशनल लॉयर्स का, वो एग्जैक्टली ये था कि अगर आपने कोई इकदाम करना है तो आईएईए का रेफरेंस टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बुनियाद पर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सरेदस्त जो है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मामला, वैसे आप एज अ रेजोल्यूशन टेबल करवाने की कोशिश कर सकते हैं कि एक फोरम मौजूद है और इस फैसले के इतलाक से ग्लोबल पीस का इफेक्ट हो सकता है। अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो इट कॉजेज थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिकॉज पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि हमारे पास फिर उसके अलावा यूज ऑफ फोर्स के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। हम अभी नॉन कोर्सिव मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, जिसमें ओवर फ्लाइट राइट्स की सस्पेंशन का इशू है। अगर इस फैसले को नहीं माना जाता तो फिर पाकिस्तान के पास कोर्सिव मीन्स की तरफ जाने के अलावा आर्टिकल 51 के फ्रेमवर्क में कोई और चारा नहीं रहेगा और ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लिहाजा यूएन या अप्रोप्रिएट फोरम जो है। जी, आपने सही कहा, वो आर्टिकल 51 में के हवाले से पाकिस्तान के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल टेबल के ऊपर है और इसके हवाले से जो मिलिट्री लीडरशिप है वो 12 ये बात का पब्लिकली इजहार भी कर चुकी है। बट एक और जो चीज है जो आप जरा एक्सप्लेन काइंडली कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि क्या ये एक लैकूना नहीं है कि एक साइड पे जो था ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाला इशू चल रहा था, दूसरी साइड पे वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी पैरेलल एक जो है वो एक इशू उन्होंने छेड़ दिया। तो ऑल दो उसके ऊपर 2023 में एक उनकी जजमेंट तो आ गई थी आर्बिट्रेशन कोर्ट की, उन्होंने अपना काम जारी रखा। ये चीज किस हद तक नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है इन द लॉन्गर रन जो भी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेगा? जी, देखिए, इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मामला वैसे आप एज अ रेजोल्यूशन टेबल करवाने की कोशिश कर सकते हैं,
देखिए, मेरा नहीं ख्याल उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर आप उसको माइन्यूटली एग्जामिन करें तो उसमें दोनों तरफ की राय आपको नजर आती है। एक इंडिया की राय है, कुछ हमारे पाकिस्तानी वकला दोस्त उससे एग्री करते हैं, कुछ वो राय है जो इस चीज को सपोर्ट करती है कि कोई हर्ज नहीं है, अगर हमारे पास फोरम्स अवेलेबल थे हम उन्हें अवेल करते। लेकिन ये मुख्तलिफ राय हैं। अब जो भी फोरम अवेल हुआ है उसको एंटरटेन किया गया है ना, फ्रॉम अ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तीसरा मुल्क इस सारे मामले को देख रहा है तो उसकी नजर में एक ऐसा फरीक है जो डेस्परेट है, कीन है, एंक्शस है कि वो अपनी दादरसी के लिए जो भी उसको विंडो नजर आती है वो उसे खोलता है, चाहे वो जुडिशियल है, क्वाज़ी जुडिशियल है, न्यूट्रल एक्सपर्ट की है, कोर्ट की है। उसको उसे वो उस तरह से रीड कर रहा होगा कि ये एक लोअर राइपेरियन की जेन्युइन एंग्जाइटी है, उसको एंग्जाइटी को किसी ना किसी जगह लेकर जाना है। सो आई डोंट थिंक सो ये चॉइस विल बी फैटल टू आर परसेप्शन के वी वांट द इन्फोर्समेंट ऑफ IWT। हाँ, इंटरनली इसको एग्जामिन किया जा सकता है, जिस तरह उन्होंने अमेंडमेंट की जब बात की और हमें पाकिस्तान 2023 में लेटर लिखे तो ये बुनियाद बनाई। अब ये बुनियाद भी उनका एक मौकफ है, तो मेरा ख्याल है उस मौकफ को फैसले की जगह पे नहीं रखा जा सकता। जी बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफी साहब, आपने हमें किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती कोऑपरेशन है, खास करके सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की बात करें। और इस हफ्ते दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं अगर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बात करें, और जो दोनों ये डेवलपमेंट्स हैं ये पाकिस्तान के हक में हैं। जो सबसे पहले इस हफ्ते डेवलपमेंट हुई, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अब बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसी के एक जो सुसाइड विंग या खुदकुश जो उनका स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, उसको बाकायदा तौर पर जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक फहरिस्त अमेरिका मेंटेन करता है उसमें शामिल किया गया है। 2019 में जो BLA है उसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्टिंग में शामिल किया गया था, लेकिन अब उनको फॉरेन टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त है उसमें भी शामिल किया गया है अलॉन्ग विद मजीद ब्रिगेड। इसमें बुनियादी फर्क ये है, जो 2019 में लिस्टिंग हुई थी तो उसमें ज़्यादातर जो फोकस था कि उस तंजीम की जो फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या इस तरह की जो पाबंदियां वो लगाई गई थी, लेकिन अब जो उनको ये फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में शामिल किया गया है तो इसका मतलब यह है कि बाकायदा तौर पर अब ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो उनके इमिग्रेशन के कवानीन हैं उसके तहत, और जो भी शख्स, इंडिविजुअल, ग्रुप इन तंजीमों को किसी भी तरह की माली मुआवनत या अदरवाइज सपोर्ट करेगा तो उनके खिलाफ जो अमरीकी कानून है वो हरकत में आएगा। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है शहबाज इस एतबार से क्योंकि बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, उसको लेकर के जो मगरिब है या अमेरिका है उनका जो एक पर्सपेक्टिव है शायद मुख्तलिफ है। और उसकी एक वजह क्योंकि बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सूबा है, गवादर पोर्ट है वहाँ पर, चीन की वहाँ पर सरमायाकारी है, तो सम टाइम ये लगता था कि ये जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, चाइना के खिलाफ जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, अगर मगरबी ताकतें उनको सपोर्ट नहीं भी करती तो कहीं ना कहीं टेसिट अंडरस्टैंडिंग है कि इन ग्रुपों को अगर इस्तेमाल होने दिया जाए, अगर उससे पाकिस्तान या चीन के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो होने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तनाजुर में माजी में पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की मजीद ब्रिगेड को कि शामिल किया जाए दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में, वो कामयाब नहीं हुई। तो अब बाकायदा तौर पर अमेरिका ने यह फैसला लिया है जो एक बहुत बड़ी तब्दीली है ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका, एक शिफ्ट उन्होंने लाई है और क्लियर एक मैसेज दिया और एक्नॉलेज किया है कि मजीद ब्रिगेड हो, BLA हो, हालिया सालों के अंदर दहशतगर्दी के बड़े वाकयात उन्होंने पाकिस्तान में उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जाफर एक्सप्रेस वाला जो वाकया है उसका भी जिक्र किया गया है। तो इट्स ए क्लियरली शोज के जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में एक जो बेहतरी शायद लोगों को लगता था कि नारों की हद तक है, अब उसकी रिफ्लेक्शन जो है पॉलिसी लेवल पर भी हो रही है। ये सेकंड मेजर विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, विच इज क्वाइट बिग वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और खास तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया इनकी जो इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ टेररिस्ट जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें खास जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला था जिसमें चाइनीज नेशनल्स की वो उसमें मारे गए थे, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी और बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिसके पीछे मजीद ब्रिगेड था। इस दो चीज़ें अगर आप इसमें क्लैरिफाई कर सकें, एक तो ये कि इनको जो मजीद ब्रिगेड को जो इस लिस्ट में डाल दिया गया है,
उसका एक तो विक्ट्री तो अपनी जगह पे होगी डिप्लोमेटिक, इसका रियल इम्पैक्ट जो है वो क्या हो, क्योंकि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो ऑपरेट नहीं कर रही होती कि दुनिया इनको क्या कहती है। और सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये कि आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर सम टाइम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो है एक सपोर्ट आपको नजर आती है, इनके हक में ट्वीट्स नजर आते हैं। तो आपने बोला कि अगर इनकी कोई सपोर्ट भी करेगा तो वो भी यूएस जो इमिग्रेशन है उसमें कवानीन जो है उसके हिट होगा। तो अगर कोई पब्लिकली इनको सपोर्ट करता है, माली मुआवजा नहीं भी देता है, इनको मॉरल सपोर्ट करता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो क्या वो भी हिट होंगे इससे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ने इनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है, आप इसकी एग्जांपल देख लें, टीटीपी हो, अलकायदा हो, क्या उसको आप अमेरिका में रह के या इस तरीके से खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकते? अगर आप करेंगे तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो सिमिलरली इस केस के अंदर भी जो सबसे बड़ी इसकी इंप्लीकेशन है, एक अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकत है, उनकी तरफ से इस फैसले का आना एक मैसेज बाकी दुनिया को भी जाता है। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो केपी में या बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अपने आप को मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें कहती हैं। टीटीपी को भी अमेरिका ने डिक्लेयर कर रखा है दहशतगर्द ग्रोह, क्योंकि उनके अलकायदा के साथ भी लिंक थे, माजी में वो CIA के ऊपर भी हमले करते रहे हैं। ये जो BLA वगैरह या मजीद ब्रिगेड है, ये अपने आप को मजहबी इंतहा पसंद तंजीम नहीं कहते, ये अपने आप को एक लिबरल और प्रो वेस्ट कहते हैं, इंसानी हकूक और डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करने वाले कहते हैं। और मकसद उनका यह था ताकि मगरब से उनको सपोर्ट मिलती रहे और ये मैसेजेस भी देते रहे हैं कि आप अगर हमारी हिमायत करेंगे तो हम आपके इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि इनके बहुत से लोग बाहर बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिका में भी होंगे। अब शायद खुलेआम उस तरीके से उनके लिए ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होगा। मुझे ये भी पता चला है कि उसको मैं वेरीफाई तो नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे अननोन अकाउंट्स खास करके इंडिया से जो ऑपरेट हो रहे थे बलूचिस्तान से मुतालिक, वो अचानक से इस फैसले के बाद डिसअपेयर हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो इसका इम्पैक्ट आएगा, दूसरा जो सब्सटेंटिव इसका पार्ट है कि ना सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका या इंडिविजुअल कंट्री से तो कह ही रहा था कि आप इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करें, फिर UN की जो सैंक्शंस कमेटी है जो एक लिस्ट मेंटेन करती है, उसमें भी पाकिस्तान और चीन भी उसमें शामिल था कि इनको शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका इसको नहीं होने देता था, फ्रांस वगैरह, और वो इंडिया उसके पीछे वजह थी। लेकिन अब अमेरिका ने खुद तस्लीम अगर कर लिया है तो अगले मरहले में ये पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा कि इस मामले को, और चीन के लिए भी, कि वो इसको लेकर के जाए वहाँ पर। और UN जो सैंक्शंस कमेटी है, अगर वहाँ से ये सैंक्शन हो जाता है तो इससे फिर जो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत पहले भी कहा जाता है कि सपोर्ट करता रहा है बलोच में जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, और उसके बाद तो उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स देख रहे हैं, उनके डिप्लोमेट्स देख लें, खुलकर वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज अगर करना है तो ये जो बलोच तंजीमें इनको हमने सपोर्ट करना है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की इसलिए बड़ी कामयाबी है कि इतना आसान नहीं होगा जो पाकिस्तान के एनिमीज विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान है कि वो इन तंजीमों को सपोर्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर पाकिस्तान ये लिंक बिटवीन इंडिया और मजीद ब्रिगेड में एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन में अगेंस्ट इंडिया मूव कर सकते हैं, फैटफ में भी, मोर इंपॉर्टेंटली फैटफ में भी पाकिस्तान। और उसमें वैसे एक जो पाकिस्तान की, क्योंकि अक्सर ये तो हम भी सवाल करते थे कि आखिर पाकिस्तान जब कहता है कि जी हमने ये डोसियर दे दिए, भारत इसमें इन्वॉल्व है, फलां मुल्क की एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम ये कहते थे कि इस डोसियर का हमें फ़ायदा क्या हुआ है, हम तो कन्विंस कर पाते नहीं हैं बाकी दुनिया को। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है, जब पाकिस्तान ने कन्विंस किया है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने सबूत फराहम किए होंगे, और बिल्कुल उसकी बुनियाद के ऊपर फिर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया कि इन तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नताइज आना शुरू हो गए हैं। ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद फिर जिक्र करेंगे कि ना सिर्फ अमेरिका ने यह फैसला किया बल्कि इसी हफ्ते पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक डायलॉग भी हुआ, और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो उसमें भी पहली मरतबा एक तंजीम का जिक्र किया गया जो माजी में ऐसा नहीं हुआ। उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ अमरीकी महकमा खारजा ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक इस्लामाबाद में ही मुज़ाकरात हुए हैं, और उन मुज़ाकरात के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है वो अगेन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी है, क्योंकि माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म से मुतालिक जो भी डायलॉग होते रहे उसमें TTP, दाइश, अलकायदा, इन दहशतगर्द तंजीमों का तो जिक्र आता रहा, लेकिन कभी भी BLA वगैरह का जिक्र नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए उसमें
पहली मरतबा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम लिया गया है। और मैं एग्जैक्ट कोट वो पढ़ भी देता हूं, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि बोथ डेलीगेशंस अंडरस्कोर्ड द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव अप्रोचेस टू टेररिस्ट थ्रेट्स इंक्लूडिंग दोज posed by Baluchistan Liberation Army, ISIS खुरासान एंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये मैं पिछले 3-4 साल की जो जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ये हर साल काउंटर टेररिस्ट डायलॉग है दोनों मुल्कों के दरमियान तबातुर से होता रहा है, और जो मैंने माजी की जितनी स्टेटमेंट्स देखी हैं उसमें BLA का जिक्र नहीं था, और अब यहाँ पर BLA का जिक्र आया है, तो जिससे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी हद तक वैसे भी कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया है जैसे मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करने में, तो उसके बदले अमेरिका जो है वो भी अब पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करे, तो अगेन दिस इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। कामरान, अगर हम कंक्लूड कर सकें इस डिस्कशन को, इसमें जैसे पहले हम बात करते हैं मजीद ब्रिगेड की, फिर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन दोनों चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो जो पाकिस्तान और US का जो डिफेंस और सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में जो कोऑपरेशन इस वक्त है वो किस स्टेज के ऊपर है, और इसमें फर्दर क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? ज्वाइंट स्टेटमेंट में आ जाना इज़ वन थिंग, और फिर उसके बाद इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेना, इनके सपोर्टर्स के, इनके सिंपैथाइजर्स के खिलाफ एक्शन लेना, वो किस हद तक पॉसिबल होगा? और फिर क्या रीजनल जो कंट्रीज हैं क्या वो भी इससे कोई सिग्नल पे करेंगी? क्योंकि बात जब माजी में होती रही तो ये भी होती रही है कि सिर्फ भारत ही नहीं जो बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ और खित्ते के ममालिक है वो भी वहां पे गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, जो इस वक्त मेरी जो इतला है, जो मेरी वाशिंगटन में भी और अदरवाइज लोगों से बात हुई है, कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो सिक्योरिटी ताउन है, शायद इतना ताउन जो पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था, अमेरिका की जो वॉर ऑन टेरर की जंग थी, उतना उस वक्त भी नहीं था जितना इस वक्त एज ऑफ नाउ दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन है, और ये रिफ्लेक्ट करती है। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जिक्र किया गया है मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। एक तो अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, दूसरा जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, UN का फोरम है, इसमें जिक्र किया गया कि उन फोरम्स के ऊपर भी जाकर के दोनों मुल्क आपस में ताउन करेंगे। तीसरा, यहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है मुख्तलिफ की, किस तरीके से इफेक्टिवली इन दहशतगर्दों को टैकल किया जाए, तो उस हवाले से भी बात हुई है। और इसमें जो एक और अहम फैक्टर है, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इस मौके पर हुए हैं जब एक तरफ भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम वहाँ पर दहशतगर्दी करवाते हैं, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी वो हमारे ऊपर डालते हैं। लेकिन इस मुश्तरका एलामिया में जो इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स अपलॉडेड पाकिस्तान्स कंटिन्यूड सक्सेसेस to contain terrorist entities that pose a threat to the peace and security of the region and the world। कि यहाँ पर आप डिप्लोमेसी के अंदर अगर आप इसमें मैसेज इंटरप्रिटेशन अगर आप उसकी करें, तो वो ये कह रहे हैं कि जहाँ भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम स्पॉन्सर करते हैं दहशतगर्दों को, अमेरिका ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उसके नतीजे में खित्ते और रीजन के अंदर जो है वो पीस आया है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली जो भारत का नैरेटिव है अमेरिका उसको मुस्तरद कर रहा है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान मुलव्वस था। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।